Hello everyone. So in this particular lecture video, we are going to discuss about the section 20. Before this section, we have talked about section 19, subclause 1, subclause 2, followed by subclause 3. तो इस सेक्शन में जो है हम किसके बारे में बात करेंगे कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो गुड्स को रिकॉल कर सकती है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है बेसिकली इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी, और we will also following section 21 basically in this video. So now here where the central authority is satisfied on the basis of investigation that there is sufficient evidence to show violation of consumer rights, unfair trade practice by person, इट में पास सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिस वजह से जो है सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये कंक्लूड कर सकती है कि भाई जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, ठीक है, बाय अ पर्सन। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जब उनके पास सफिशेंट एविडेंसेस हो जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स वायलेट हुए हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी के पास द पावर, द अथॉरिटी हैज़ to pass an order including with respect to the three sub clauses. The first is recalling of goods, recalling of goods or withdrawal of services which are dangerous, hazardous और unsafe। ठीक है भाई, ऐसे गुड्स को रिकॉल कर लेना। अच्छा, रिकॉलिंग क्या होता है कि भाई व्हेन द बायर, बेसिकली व्हेन द सेलर will say to the buyer that those goods which I have sold to you, so please give me back। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉलिंग ऑफ गुड्स, दिस इज कॉल्ड रिकॉलिंग ऑफ गुड्स और विड्रॉवल ऑफ सर्विसेज विच आर डेंजरस, हजार्डस और अनसेफ। हो सकता है कि भाई जो उसने गुड्स दिए हैं वो अनसेफ हो, हजार्डस हो या फिर क्या हो, डेंजरस हो। ठीक है, तो ये चीज़ वो पहली कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रिकॉलिंग ऑफ गुड्स हुआ, तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो सेलर है उससे ये कहेगी कि भाई जो तुमने ग्राहक को जो तुमने ग्राहक को एक बहुत ही खतरनाक सामान बेचा है, जो एक डेंजरस है, जो हजार्डियस है, इंजूरियस है, तो आप उसको जो है कि जो ग्राहक को जिसको भी आपने बेचा है, जो भी आपका बायर है, तो उससे वापस लेके ये हमको दो। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पे कह सकती है कौन, सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर है। दूसरी पावर क्या है, रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो कॉल्ड टू परचेजर्स ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। एंड अब क्या है कि भाई रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स, नाउ व्हाट इज एक्चुअली द सेंट्रल अथॉरिटी सेइंग टू द सेलर दैट की द प्राइसेस दैट अ बायर हैज पेड टू यू, सो रीइंबर्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स, है ना, और द सर्विसेज दैट यू हैव गिवन टू द बायर। Now this is also called as recall to purchaser। so recall to purchaser of such goods और services, तो उनको रिकॉल करना है ना, रीइंबर्समेंट ऑफ प्राइस करना है कि भाई जो पैसे हैं वो वापस करने हैं बेसिकली। तो दिस टॉक्स अबाउट द 20 सब क्लॉज बी। नाउ द 20 सब क्लॉज सी सेज अबाउट द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिस विच आर अनफेयर प्रीजुडिशियल टू द कस्टमर्स इंटरेस्ट। नाउ हेयर इट हैज सेड दैट कि भाई जो सेलर या फिर कोई भी फॉर्म ऐसी प्रैक्टिस कर रही है तो उसको डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी ये प्रैक्टिस। ठीक है, ही हैज़ टू नॉट कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। नाउ व्हाट ही जो ये क्या है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंडल्ज्ड है जो फर्म या फिर जो भी सेलर है, उसको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है जो कंज्यूमर्स के राइट को जो है कि इन्फ्रिंज कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। तो प्रीजुडिशियल टू कस्टमर्स इंटरेस्ट मीन्स दैट विच इज द एक्टिविटी विच इज एक्चुअली हार्मफुल for the consumers, or is it violating or it is violating the right of the basically concerned consumer. Now in this particular section 20 there is one proviso. So what does that proviso said, let us read. So provided that the central authority shall give the person an opportunity of being heard before passing an order under this section। so यहाँ पे क्या है कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी OBH दे रहा है, बोलता है कि भाई OPH देगा। ठीक है, कि भाई कोई भी ऐसा डिसीजन है लेने से पहले इस ऑर्डर के अंडर, इस सेक्शन के अंडर जो सेक्शन 20 है, सो नाउ हेयर दैट सेंट्रल अथॉरिटी
हैज़ टू गिव द पर्सन अ राइट टू बी हर्ड। ठीक है, राइट टू हर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा किसको, सेंट्रल अथॉरिटी को, उस पर्सन से जिस पर्सन के वो जिस पर्सन को वो ली है और बोल रही है कि भाई नाउ योर प्रोडक्ट इज बेसिकली समवेयर इन्फ्रिंचिंग द राइट्स इन प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्फ्रिंचिंग द राइट ऑफ द पर्टिकुलर मैन। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 काफ़ी छोटा है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पावर है सेंट्रल अथॉरिटी के पास उन गुड्स को रिकॉल करवाने की। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू द सेक्शन 21। सेक्शन 21 सेज अबाउट द पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, power of central authority to issue directions and penalties against false or misleading advertisement. So now basically this section actually covers the 8 sub clauses. If we talks about, okay, 8 clauses this section all covers about. Now with going with section 1, here what has said, where the central authority is satisfied after investigation that any advertisement is false or misleading and is prejudicial to the interest of any consumer or is in contravention of consumers right, it may by order issue directions to concerned trader or manufacturer or endorser or advertiser or publisher एज द केस मे बी। सो नाउ यहाँ पे क्या है कि एज द केस मे बी है, मे क्या है, मे इज शोइंग द डिस्क्रिशन बेसिकली टू द सेंट्रल अथॉरिटी, है ना, टू बी डिसकंटिन्यू सच एज एडवर्टीजमेंट और टू मॉडिफाई द सेम इन सच अ मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर। नाउ जो सेक्शन 21 का सब क्लॉज 1 है, दिस इज वन ऑफ द biggest section. Now what we have to understand in the points. Now first point is talking about कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाई है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये चीज़ इसने पहली बोली कि भाई अगर एनी एडवर्टीजमेंट इज फॉल्स, है ना, दैट इज मिसलीडिंग, कुड बी दैट इज समवेयर इन्फ्रिंचिंग द कंज्यूमर साइड, दैट इज एक्चुअली द प्रीजुडिशियल टू द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, है ना, तो ये क्या होगा कि या फिर कंज्यूमर के राइट्स के साथ कॉन्ट्रावीन करेगा वो, तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो ऑर्डर इशू कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है उस कंसर्न ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या फिर इंडोर्सर को या फिर वो एडवर्टाइज़र को या फिर वो पब्लिशर को। ठीक है, कि भाई जो तुम्हारा ये बेसिकली एडवर्टीज़मेंट है ये फॉल्स है, ये मिसलीडिंग है, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो इसको कृपया करके क्या करें, डिसकंटिन्यू करें, टू बी डिसकंटिन्यू सच एडवर्टीजमेंट। सो डिसकंटिन्यूइंग सच एडवर्टीजमेंट ये बोल सकता है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर है, पहली चीज़। दूसरा ये कह सकती है सेंट्रल अथॉरिटी की भाई जो तुम्हारा मिसलीडिंग कंटेंट है उस एडवर्टीजमेंट के अंदर उसको तुम चेंज करो, उसको तुम मॉडिफाई करो। सो देयर कुड बी टू इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज, टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट द सेंट्रल अथॉरिटी कैन से विद रिस्पेक्ट टू द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सब सेक्शन 1 समझ आया, है ना। तो ये क्या है कि उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो सेंट्रल अथॉरिटी को कि भाई कौन सा तुम्हारा पार्ट है जो मिसलीडिंग है या फिर तुम्हें किस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई होगी। अब नाउ मूविंग टू द सेकेंड सब क्लॉज 21, that is saying that not withstanding the order passed under subsection 1, thus if central authority is of the opinion that it is necessary to impose a penalty in respect of such false or misleading advertisement by a manufacturer or an endorser, it may by order impose on manufacturer or endorser a penalty which may extend to 10 lakh rupees प्रोवाइडेड दैट। तो इसमें एक प्रोवाइजो भी है, वो पढ़ेंगे। द सेंट्रल अथॉरिटी में फॉर एवरी सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन बाय अ मैन्युफैक्चरर और इंडोर्सर इम्पोज अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज़। तो सेक्शन सब क्लॉज 2 व्हाट डज इट टॉक्स ऑल अबाउट कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी को ये लगता है कि भाई नेसेसरी है पेनल्टी इम्पोज करना कि भाई जो ये फॉल्स या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है मैन्युफैक्चरर के द्वारा या फिर एंडोर्सर के द्वारा क्या है
जो है बार बार करा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि उसको बोला कि भाई जो सेंट्रल अथॉरिटी ने सब सेक्शन 1 के अंदर कि भाई उसको मॉडिफाई कर लो या फिर उसको आप डिसकंटिन्यू कर लो, लेकिन नाउ एक्चुअली द पर्टिकुलर पार्टी है ना, द पर्टिकुलर फर्म और अ सेलर है ना हु इज़ कंसर्न, तो वो उसको रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। जो उन्होंने बोला है कि ऑर्डर पास हुआ है सब सेक्शन 1 के अंदर, तो उसको अगर इफ़ इट इज़ रिपीटिंग है ना, अगर पहली बार तो पेनल्टी जो है 10 लाख रुपीज़ की लगा सकता है सेंट्रल जो यहाँ पे क्या है 10 लाख रुपीज़ की 10 लाख रुपीज़ की यहाँ पे पेनल्टी लगाएगा। लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन करता है, ठीक है, उसको रोकता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं बार नहीं करता है, तो उसके बेसिस पे दैट कैन बी 50 लाख रुपीज़, ठीक है। द पेनल्टी कैन बी इम्पोज अपॉन द मैन्युफैक्चरर और द इंडोर्सर और द पब्लिशर। तो आई होप यू गॉट इट सेक्शन सब क्लॉज 2। नाउ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सब क्लॉज 3, 21 सब क्लॉज 3 says about not withstanding any order under subsection 1 subsection 2 where the central authority deems it is necessary, it may by order prohibit the endorser of a false or misleading advertisement from making endorsement of any product or service for a period which may extend to 1 year, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो है आपका कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर सकती है सब क्लॉज 3 के अंदर कि भाई जो सेक्शन सब क्लॉज 1 या फिर सब क्लॉज 2 को नहीं मानता है कोई भी फर्म या फिर सेलर है ना, या फिर इंडोर्सर या फिर कोई भी आपका जो आपका क्या है पब्लिशर, तो इसमें क्या कर सकती है कि भाई उसको जो है उस पर्टिकुलर एडमिट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को इंडोर्स करने से या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडोर्स करने से 1 साल के लिए यहाँ पे क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है उस इंडोर्सर को कि भाई आप फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है दे रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा, ठीक है, थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट। नाउ द प्रोवाइसो व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट कि भाई सब्सिक्वेंट अगर इंटरवेंशन होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन करेंगे, तो प्रोहिबिट नहीं करता है वो इंडोर्सर फ्रॉम मेकिंग सच एंडोर्समेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ पीरियड विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो अभी जो पहली गलती होगी अगर नहीं रोक रहा है, ठीक है, उसके बाद भी मिसलीडिंग कर रहा है, अगर इंडोर्सर को किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी ने क्या कर दिया है, तो उसको वो 3 साल तक बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ हमने इसमें सीखी सब सेक्शन 3 के अंदर। अब जो सब सेक्शन 4 है वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।